हमारे साथ हैं जाने माने वकील सिद्धार्थ लूथरा। बहुत शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया के लिए वक्त निकालने में। सिद्धार्थ जी, अब एक तरह से कहा जा रहा है कि ओवरहॉल है इस पूरे सिस्टम का, पूरी प्रणाली का। पहला रिएक्शन इन तीनों बिलों पर आपका? देखिए, मैंने दो बिल गौर से देखे हैं। जो एविडेंस है, साक्ष्य का कानून है, वो मैंने ध्यान से भी नहीं देखा क्योंकि समय नहीं था। पहली चीज तो मैं बताऊंगा, जो पिनल कोड को उन्होंने ओवरहॉल किया है उसमें एक बड़ा कुछ बदलाव आए हैं। पहला तो ये बदलाव के जो करप्शन के कानून प्रोविजंस हैं वो इसमें ले आए गए हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम के, जो महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज क्राइम में कोका के कुछ प्रोविजंस उस टाइप के ले आए हैं, और कुछ टेररिस्ट रिलेटेड प्रोविजंस इसमें लाए गए हैं। तो ये तो मेरा मानना है बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जितने कम कानून हो उतना अच्छा है। और जो सारी हमारी जो डेफिनेशन थी, जो परिभाषाएं थी, उनको हमने एक धारा में डाल दिया। उसका मतलब ये हुआ कि जो कानून 400 कुछ प्रोविजंस वाला था, उसको हमने करीबन 350 कुछ बना दिए हैं। अब इसमें नया क्या है ये मैं आपको 2 मिनट में स्पष्ट कर देता हूं। एक तो हमने जो हम पनिशमेंट देते, सजा देते, उसमें हमने पहली बारी कम्युनिटी सर्विस डाल दी है। मेरी उम्मीद थी कि इसमें और बदलाव आएगा। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉलर है, जिसे ब्रेसलेट लगाई जाती, जिससे आदमी ओपन प्रिजन्स की बात हो जाती, तो अच्छा रहता, पर कुछ तो चेंज आया है। दूसरी चीज, इन्होंने थेफ्ट में, चोरी में, स्नैचिंग का, जो चेन स्नैचिंग वगैरह, जो कपड़े स्नैचिंग, बैग स्नैचिंग के प्रोविजंस डाले हैं। और चौथी चीज, फेक न्यूज के बारे में, जो फॉल्स न्यूज होती है उसके बारे में, उसके भी प्रावधान इसमें डाले गए हैं। तो ये तो सब अच्छी चीजें हैं और मेरा मानना है कि सही है। लेकिन एक चीज जो मुझे अभी समझ नहीं, उम्मीद है कि इसके बाद बदलाव आएगा, कि हमने इंडियन पिनल कोड को तो वापस लेने की बात की, पर ना प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, भ्रष्टाचार का कानून, ना मकोका, ना यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट को वापस लेने की बात की। मतलब लगता यह है कि दोनों चीजें तो नहीं साथ चल सकती, ना ही चलनी चाहिए। और अभी भी यूएपीए के कई प्रोविजंस हैं जो यहाँ नहीं आए हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो टेररिस्ट रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, उनका हम अगर हम उनको 2 जगह रखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं समाज पे असर हो सकता है, कहीं ना कहीं समाज को तकलीफ आए, लोगों को तकलीफ आए। दूसरी चीज, काफी बदलाव लाया गया, लेकिन अगर मूल रूप से देखा जाए तो जो अंग्रेजी कानून है उसको ही हमने लेके उसी की हमने कुछ हद तक रीपैकेजिंग की। जैसे कि जिसे हम मिसकैरेज कहते हैं, तो एक एक्सप्रेशन है, वुमन क्विक विथ चाइल्ड। मतलब एक औरत गर्भवती हो, किस स्टेज तक गर्भवती हो, वही हमने फ्रेज यूज किया। अब हम प्रेग्नेंट यूज कर लेते, वर्ड गर्भवती कह देते। तो कई ऐसी चीजें हैं जो बदलाव जी जितना होना चाहिए था मुझे नहीं दिख रहा है। रह गई सेडिशन की बात। देखिए, सेडिशन की लैंग्वेज में बदलाव आया है, पर मूल रूप से सेडिशन के कई रूप हैं। मेरा वैसे ही मानना रहा है कि सेडिशन की जगह हमारे यहाँ बहुत प्रोविजन थे, तो इसलिए सेडिशन को रखना ना रखना कोई बहुत इसेंशियल नहीं था। तो ये तो रह गई सीआरपीसी की बात। हाँ, एक चीज और, कि अगर कोई शख्स अपनी पत्नी के साथ जो डिवोर्स हो या उनसे अलग हो, उनके साथ संबंध बनाए, तो उसके लिए सजा रखी गई है, 7 साल तक सजा रखी गई है, और वो एक प्रोविजन नया आया है। और एक और चीज मैं जरूर कहना आपको चाहूंगा कि एक हमारे यहाँ एक ऑफेंस होता है, रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट। मतलब जैसे कोई एक्सीडेंट में कोई मौत हो जाए या कोई डॉक्टर के हाथ मौत हो जाए, अब उसकी सजा 3 से उसकी सजा बढ़ाई गई है। अब मेरा मानना है कि सिंगापुर में हमने पहले देखा है कि रैश एक्ट और नेग्लिजेंट एक्ट को अलग कर दिया गया, एक की सजा कम रखी गई, एक की अलग रखी गई। तो ये बदलाव हमारे यहाँ आना चाहिए, ये सोच हमारी आनी चाहिए थी कि ये दोनों अलग चीजें हैं। लेकिन उम्मीद है फिर कभी आएगा, ये ऐसा नहीं है कि अभी सेडिशन लॉ का जिक्र आपने सिद्धार्थ लूथरा किया। सेडिशन लॉ जो है, उन्होंने ये अनाउंस किया कि वो ये विड्रॉ कर रहे हैं, रिपील कर रहे हैं, लेकिन एक लॉजिक ये भी है कि क्या जो रिपील करके और स्ट्रिंजेंट उसे बना रहे हैं, उस धारा को, सेक्शन 150 की बात हो रही है इस बिल में, तो ये कहीं ना कहीं क्या रिपील करना जस्टिफाई होता है, या कि और ज्यादा स्ट्रिंजेंट और स्ट्रिक्ट हो गया है अब सेडिशन लॉ? देखिए, सेडिशन लॉ कुछ हद तक
मॉडिफाई हुआ है, रिपील नहीं हुआ है। जिस रूप से वो था उस रूप से बदल के उसको दूसरा रूप दिया गया है। उसमें इंटेंशन की बात की है, और कुछ माइनर बदलाव लाए गए हैं जो मुझे लगता है कि सही रहेंगे। लेकिन कैसे ये इंटरप्रेट होगा, कैसे कोर्ट्स इसको किस नजरिए से देखेंगे, पुराने नजरिए से देखेंगे, कितने हद से बदलाव से देखेंगे या समझेंगे, तो ये देखने वाली बात है। कुछ हद तक सेडिशन का जो स्कोप था, जिसकी एप्लीकेबिलिटी, कुछ सेडिशन अगर देखें कि केदारनाथ सिंह की जजमेंट में उन्होंने कहा था कि ये तो आप हर जगह लगा देंगे, इसलिए उसको नैरो किया गया था कि ज्यादा इसको बढ़ के ना लगाया जाए। तो उस हद तक तो मेरे को लगता है कि होम मिनिस्ट्री ने कुछ मेहनत की है और कोशिश की है कि इसको लिमिट किया जाए, पर अभी काफी ब्रॉड है। आम दर्शकों के लिए समझाने के लिए बहुत छोटी छोटी चीजें उन्होंने की हैं जिसका स्वागत लोग कर रहे हैं। EFIR की बात हुई है कि कहीं से भी लॉज हो सकता है, तो एक तरह से कहें जो नॉन रजिस्टर्ड क्राइम था, अब जो लोग डरते थे पुलिस थानों में जाकर FIR दर्ज कराने में, अब वो अपने फोन के जरिए, किसी कंप्यूटर के जरिए EFIR अपने घरों से कर पाएंगे। कन्विक्शन रेट बढ़ेगा, इससे एक तरह से रजिस्टर होगी क्राइम। मैं अभी दूसरे कानून पे आ रहा था, प्रोसीजर पे आ रहा था। देखिए 3 चीजें हैं उसमें, 4 चीजें। पहली चीज तो आपने EFIR की बात की। अगर मैं EFIR करता हूं तो मुझे 3 दिन के बाद जाके साइन भी करना है। ये नहीं कि EFIR पे रुक सकता है, तो इसको स्पष्ट समझ लीजिएगा कि 3 दिन के बाद मुझे जाके साइन करना है। नहीं तो कोई कंप्लेंट कर देगा कि कोई आप या मैं किसी के विरुद्ध कंप्लेंट कर दें और ना जाए तो वो तो केस भुगतते रहेंगे। दूसरी चीज एक मुझे जो समझ में आती है कि पुलिस अफसर को कंप्लेंट जरूर हो सकती है, पर जो FIR है उसकी रिकॉर्डिंग के लिए कैसे मैकेनिज्म काम करेगा, ये समझने वाली बात है। क्योंकि होता ये कि अगर मैंने कंप्लेंट दी, मैं कानून नहीं जानता, मुझे बस पता है कि मेरे साथ अपराध हुआ है, मैंने लिख दिया कि आज मेरे साथ झगड़ा हुआ है, मुझे चोटें आई हैं। किस हद तक की चोटें आई हैं उससे स्पष्ट होता है कि ऑफेंस कैसा है, जिसमें कॉग्निजेबल है, जिसमें पुलिस अरेस्ट कर सकती है, एक्शन ले सकती है, या नॉन कॉग्निजेबल है। दूसरी चीज कि जुर्म कब हुआ और कितनी देर कंप्लेंट आई, तो ये सब चीजें देखने वाली हैं। तो EFIR की सुविधा दी गई है, लेकिन अभी भी मेरा मानना है कि पुलिस अफसरों को अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि देखना है कि इसमें क्या बनता है कि नहीं बनता है। तो एक तो EFIR का आपको मैंने जवाब दिया, कुछ सुविधा है पर पूरी सुविधा नहीं है, और मुझे लगता है इसमें तब भी पुलिस अफसर को हमें डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी। दूसरी सबसे मुझे महत्वपूर्ण चीज जो मुझे इसमें दिखी कि जो ट्रायल है, जो केस चलते हैं, वो अब इलेक्ट्रॉनिक मोड से बयान, बहस सब कुछ चलेगी। ये आज तक हमारे कानून में स्पष्ट नहीं था, ये पहली बारी हुआ। मुझे कुछ ये समझ नहीं आ रहा कि हम क्यों 125 CRPC जो मेंटेनेंस की धारा है इसमें अभी भी रख रहे हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने अभी कोशिश की है कि जो गांव के पंच या सरपंच हैं उनको एक जिम्मेवारी दी गई है कि कभी कोई कानून का उल्लंघन हो तो आप जाके बताइए, अगर आपको लगता है कि कोई आपके यहाँ अपराधी छुपा हुआ है तो बताइए। तो ये एक नई चीज दी गई है। पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो ये जो तीनों कानून हैं, और एविडेंस एक्ट भी कुछ हद तक मैंने देखा है, पर उसको डिटेल पढ़ना है। मूल रूप से देखा जाए तो कोशिश ये की गई है कि जो सारे कानून हैं पुराने वाले, उसमें जो प्रोविजन थे, जो प्रावधान थे, जो अब हमारे वर्तमान के समय में जिनकी हमें जरूरत नहीं थी या बदलाव थी, वो बदलाव लाया गया है। जी, हद तक पीनल कोड में उसको एक जगह रखा गया, क्योंकि देखिए जो पुलिस अफसर है, जो वकील है, चाहे सरकारी वकील, चाहे प्राइवेट वकील, और चाहे जज हैं, उनको जब 4 कानून पढ़ते हैं तो उनके लिए भी तकलीफ होती है। तो एक सहूलियत हुई, तो ये बड़ी अच्छी चीज है। और तीसरी चीज, एविडेंस एक्ट में भी मूल रूप से तो पुराना एविडेंस एक्ट है, बस कुछ नए एग्जाम्पल लिए गए। जैसे अगर आप याद करेंगे तो पुराने पिनल कोड में अगर हम एक जगह अभी भी लिखा हुआ था इलस्ट्रेशन में कि गोवा भारत के बाहर है, अब 1960 में गोवा आ गया, तो ये चीजें हट। तो आप कह रहे हैं कि धीरे धीरे परतें इन बिलों से उठेंगी। अभी जो शुरुआती है चीज जो आपको समझ में आ रही है सिद्धार्थ लूथरा, आप ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हटाना चाहिए था, वो ऐसी चीजें हुई हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है इन बिलों में समझने के लिए। वक्त इतना ही था, लेकिन बहुत सारे अहम कदमों का ऐलान हुआ है। अब स्टैंडिंग कमेटी के पास ये बिल जारी है, देखना होगा कि आगे क्या रूप ये पूरा बिल लेता है, ये तीनों बिल क्या रूप लेते हैं। शुक्रिया।